नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से। वहां आरक्षण के मुद्दे पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। फिलहाल उनका विमान भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे है। खबर यह है कि वो लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन अब तक उनका विमान हिंडन एयरबेस पर ही है। इधर शेख हसीना के भारत आने पर एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे हिंडन एयरबेस पर जाकर मुलाकात की। भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। वहीं बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर भारत में पीएम आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल समेत कुछ और मंत्री थे। साथ ही दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में अब भी हिंसा का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जगह पर तोड़फोड़ की, आगजनी की। साथ ही बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। सेना ने भरोसा दिलाया है कि आज से देश भर में हालात सुधर जाएंगे। अंतरिम सरकार बनने से पहले राष्ट्रपति ने तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। कई दिनों तक चला हंगामा थम गया है और बांग्लादेश में जश्न का माहौल है। अब तैयारी नई सरकार की है जो अंतरिम होगी। नाम तो कई चल रहे हैं। सबसे अहम नाम सलीमुल्लाह खान का है, जो जाने माने लेखक और बुद्धिजीवी हैं। बांग्लादेश की राजनीति और संस्कृति को लेकर उनकी राय देश के नौजवान लेखकों और विचारकों में अच्छी पैठ है। उन्होंने कई बड़े लेखकों की रचनाओं का बांग्ला में अनुवाद किया है। कहा जा रहा है इनके नेतृत्व में सरकार बन सकती है। अंतरिम सरकार के लिए दूसरा नाम प्रोफेसर आसिफ नजरुल का है, जो लेखक, उपन्यासकार, स्तंभकार, राजनीतिक टिप्पणीकार होने के साथ साथ ढाका यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर भी हैं। बांग्लादेश की राजनीति में उनकी पहचान एक धारदार समीक्षक की है। 10 से ज्यादा किताबें उनके खाते में हैं। वैसे मीडिया में नाम और भी कई चल रहे हैं, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल वहाब मियां, जनरल रिटायर्ड इकबाल करीम, मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद इफ्तिखारुद्दीन, डॉक्टर देवप्रिय भट्टाचार्य, मती उर रहमान चौधरी, ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एम सखावत हुसैन, डॉक्टर हुसैन जिल्लुर रहमान और जस्टिस रिटायर्ड एम ए मतीन। बांग्लादेश ने हाल के बरसों में आर्थिक तौर पर काफी तरक्की की, लेकिन पिछले 2 बरसों में इसमें कमी आई। साथ ही शेख हसीना की लोकप्रियता का ग्राफ भी नीचे आया। हाल के चुनावों में विपक्ष की गैर मौजूदगी में उनको जीत तो जबरदस्त मिली, लेकिन उनका विरोध बढ़ गया। आरक्षण ने इसे इतना बढ़ा दिया कि चुनी हुई शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और हालत एक अंतरिम सरकार तक आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत आए 2 बांग्लादेशी नागरिकों ने एनडीटीवी से कहा कि वहां हालात बहुत भयावह थे। हमने कभी इस तरीके की स्थिति नहीं देखी थी। যে ছাত্ররা নামছে আন্দোলন নিয়ে, এরা সফল, এরা বলছে যে আমরা দেশ স্বাধীন করছি, আমরা যে দাবি দেবে মানছে। মানার পরে মনে করেন যে আর্মিরা তো আমরা যে দেশ আছে, আর্মিরা পরে কি পরবর্তী কি আপনার পদক্ষেপ নিবে এটা বোঝা যাবে 1 সপ্তাহ পরে বা 3 মাসের ইয়া থাকবে আর কি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারি দেয় না কি দেয় এটা সঠিক বলতে পারি না। আমি আসছি দেখতে। অবস্থা তো খুবই খারাপ বাংলাদেশে, ভয়াবহ অবস্থা। মানে আমরা আমার জন্মের পরে আমি আমার বয়স হলে আমরা 46, আমি জন্মের পরে এই কাহিনী দেখছি। ভাঙচুর জ্বলায় পুরো অনেক হয়েছে, বলার বাইরে ভয়াবহ। ঢাকা তো আরো বেশি অবস্থা খারাপ। হ্যাঁ, প্রচুর ভয়। আমি হিন্দু মানুষ, মনে করেন এই কারণে আরো চিন্তা করলাম যে যাক পাশের দেশে যাই, ঘুরাই দিই, তো দেশটা একটু ঠান্ডা হোক। আমরা যাইতে আমাদের দেশ যেহেতু বাংলাদেশ।
हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय चौक दिल्ली से उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बांग्लादेश दूतावास से कादम्बिनी हमारे साथ हैं और हिंडन एयरबेस से गाजियाबाद से शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उमाशंकर सिंह आपके पास आऊंगी। विजय चौक पर इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद भारत सरकार की टेंशन भी बढ़ी है, तभी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, भारत में कल जो है एक अहम बैठक हुई। एक तो पीएम आवास पे बैठक हुई, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो मिले और जाहिर सी बात है कि जो स्थिति पैदा हुई है बांग्लादेश में उसकी समीक्षा की गई। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक यही कि शेख हसीना का जो विमान है वो अभी भी इंडियन एयर बेस पर है, वहाँ पे एक हैंगर में खड़ा है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि अभी ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक उनको दिल्ली में ही रहना होगा, क्योंकि यूके में जो असाइलम की जो उनका जो अनुरोध है उस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ये भी जानकारी आई है कि यूके अवामी लीग के जो लीडर हैं जमाल अहमद खान, जो कि शेख हसीना की फैमिली के करीबी हैं, उनके मुताबिक ये जानकारी आई है कि अभी जो है असाइलम पे फैसला नहीं हुआ है और अभी फिलहाल के लिए वो लंदन नहीं आ रही है। उनके हवाले से बांग्लादेश मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है। तुलीप सिद्दीक जो कि भतीजी हैं शेख हसीना की, वो एक मेंबर पार्लियामेंट हैं यूके में, और साथ ही साथ जो सिस्टर जो उनके साथ अभी यहाँ इंडिया में उतरी हुई हैं, हवाई जहाज में उनके साथ हैं, साथ ही वहाँ से आई, वो भी यूके सिटीजन हैं। तो कोशिश ये की जा रही है इन आधारों पे कि असाइलम जो है वहाँ पे मिल जाए, लेकिन वहाँ अभी जो एक रोड ब्लॉक है वो किसी तरह का नज़र आ रहा है, और इसलिए जो ये जानकारी आ रही थी कि कल ही वो लंदन के लिए निकल जाएंगी, वो अभी तक हो नहीं पाया है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारतीय हितों को वहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। कल हमने ये भी देखा देर शाम को कि जो वहाँ के गृह मंत्री, जो कि अब पूर्व गृह मंत्री हैं, उनके घर को आग लगा दिया गया, और जो अवामी लीग के जो दूसरे लीडर्स हैं उनको भी वहाँ पे उनके घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और अवामी लीग के जो पार्टी दफ्तर है उसको भी जला दिया गया है। तो हिंसा का जो आलम है वो थमा नहीं है। जो वहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनाने की बात जो कल की गई थी और कहा गया था कि आज ही हो जाएगा, अब सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो है आज जो है उस पर जो बात है वो आगे बढ़ेगी। सेना ने वहाँ एक शांति की जो अपील की थी, उस अपील को जो छात्र आंदोलनकारी है खासतौर पे वो मान नहीं रहे, और उसमें जो हिंसा जो उपद्रवी तत्व हैं वो और ज्यादा बढ़ चढ़ कर लूटपाट जो है वहाँ पे कर रहे हैं। सेना को बुलाना पड़ा है। सेना जो है वहाँ पे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अलग अलग मोर्चों पर तैनात की गई है। तो स्थिति काफी वहाँ पर भयावह है, और यहाँ जो एक स्टैंड ऑफ यहाँ से जो शेख हसीना को लंदन जाना था उस मामले में अभी जो है विराम है। अभी उस पर कोई ताजा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। जी कादम्बिनी, बांग्लादेश दूतावास पर क्या स्थिति है, क्योंकि जरूर वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई होगी। बिल्कुल, मैं इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बिल्कुल खड़ी हूँ, और जहां भी देख रही हूँ वहां पर ये बैरिकेड्स पुलिस के लगाए गए हैं। ठीक मेरे पीछे भी आमतौर पर आम दिनों में ये सब नहीं होता है, बिल्कुल साफ रहता है ये रास्ता, भले ही सुरक्षा ज्यादा होती है, लेकिन आज जो है यहाँ पर कल से इनफैक्ट सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। इसके अलावा जब से वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से भी हमने देखा है कि सुरक्षा बढ़ी थी, लेकिन कल जब शेख हसीना जो है वो सत्ता से बेदखल हो गई हैं, वो वहां से भागकर भारत आई हैं एक विशेष मिलिट्री एयरक्राफ्ट से, उसके बाद यहाँ पर कोई भी समस्या ना हो, यहाँ पर किसी तरह से कोई उत्पात ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पर इस तरह से सुरक्षा जो है वो पूरी बढ़ाई गई है। यहाँ पर ऐसे भी जो सुरक्षा कर्मी है वो रहते हैं, लेकिन आज इनकी संख्या जो है काफी बढ़ी हुई है। हालांकि यहाँ पर आसपास और भी काफी कुछ है, स्कूल्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ये रास्ता ऐसा सच बंद नहीं किया गया है। जब मैं सुबह यहाँ पर पहुंची उस समय मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर हाई कमीशन से एक हाई कमीशन की जो गाड़ी होती है, जो डिप्लोमेट की नंबर वाली गाड़ी होती है, काले शीशे थे उस पर, उसमें कोई गया, लेकिन अंदर देख नहीं पाए कि क्या वो हाई कमिश्नर थे या कोई और था। तो ये जरूर है कि शेख हसीना यहाँ पर है, यहाँ पर उनको अगर यूके में अभी तक असाइलम नहीं मिला है, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि फौरन हो जाएगा, क्योंकि उनकी बहन जो है वो डुअल सिटीजन है, रेहाना जो उनके साथ इस वक्त भारत में आई हैं, वो डुअल सिटीजन है, वो ब्रिटिश सिटीजन भी हैं और वो बांग्लादेशी सिटीजन भी हैं। उनकी भतीजी जो है, जो रेहाना की बेटी है, वो ब्रिटिश सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आखिर क्या ऐसी समस्या हुई कि
वो जा नहीं पा रही हैं, उनको फॉरेन असाइलम नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन अभी हालात कम से कम अगर हम यहाँ पर भारत की बात करें तो यहाँ पर हाई कमीशन की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त सुरक्षा है। शेख हसीना अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बांग्लादेश में आज कल मिलिट्री ने ये आदेश दिया था कि आज सुबह से जितने वहां पर जो फैक्ट्रीज हैं, दफ्तर हैं, बैंक हैं, ये सब खुलेंगे। जो नॉर्मल कामकाज होना चाहिए उस तरह से करवाने की कोशिश बांग्लादेश की मिलिट्री जो है वो कर रही है, ताकि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो। अब वहां से जब तस्वीरें आएंगी तो ये साफ होगा कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन जो दो बड़े डिसीजन सामने आए, फैसले जो रात सामने आए प्रेसिडेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया, वो ये कि एक तो खालिदा जिया को जेल से छोड़ने का आदेश दिया गया। 78 साल की हैं, बीएनपी की नेता हैं, जो कि धुर विरोधी हैं और शेख हसीना की। तो एक फौरन आदेश ये आया। दूसरा ये भी आया है कि जो हिंसा के मामले में सारे छात्र जो जेल में बंद हैं, उनको भी फौरन छोड़ा जाए। तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज वहां पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में शेख हसीना शायद अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच रही होंगी कि क्या वो आगे भी राजनीति में रहेंगी या फिर अब उनका राजनीतिक सफर यहाँ पर खत्म होता है। बिल्कुल कादम्बिनी, शेख हसीना का जो विमान है वो हिंडन एयरबेस पे है। शरद शर्मा से जानते हैं। शरद, वहां पर कोई हलचल आप देख रहे हैं? सुनने में ये आ रहा था कि वो लंदन के लिए आज शाम को रवाना हो सकती हैं। आरजू, कल शाम को ही हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान उतरा था और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनसे आकर यहाँ पर मिले थे। सुबह से फिलहाल यहाँ कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है। ये अटकल कल से लग रही थी, ये खबर थी कि रात को 1 बजे वो लंदन निकल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये बात आ रही है, हालांकि किसी ने औपचारिक रूप से नहीं कहा है, लेकिन यहाँ ये बात निकल के आ रही है कि उनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ये भी संभव है कि वो उनको दिल्ली में किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया हो। ये भी संभव है कि गाजियाबाद में ही कहीं सुरक्षित स्थान पर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हिंडन एयरबेस एक बहुत बड़ा इलाका है, इसी में कहीं पर उनको रखा गया हो, क्योंकि वो लंदन नहीं जा सकी हैं। कल रात से ये चर्चा हो रही थी कि अगर उनको यूके जाना है तो वहाँ पर क्लियरेंस चाहिए होगा और इसीलिए इंतजामात में समय लग रहा है। इसी वजह से उनका जो विमान है अभी तक यहाँ से आ गया है, लेकिन टेक ऑफ नहीं हुआ है। तो ये भी अब चर्चा इसके साथ साथ चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब ऐसे हालात बनते हैं तो चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो अब ये भी चर्चा अब शुरू हो गई है कि क्या अगर ऐसा होता है कि अगर यूके में असाइलम नहीं मिल पाता है शेख हसीना को, क्या भारत में वो असाइलम चाहेंगी? क्या पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से उनके लिए भारत में रहना ज़्यादा सही होगा या फिर उनके लिए यूके जाना ज़्यादा सही होगा? हालांकि ये बताया गया है कि उनके बेटे की तरफ से ये कहा गया है कि वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स जो है बांग्लादेश की वो छोड़ चुकी हैं, लेकिन कहने में होने में कई बार बहुत ज़्यादा अंतर हो जाया करता है। तो अभी फिलहाल अटकलें ही लग रही हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं बताया गया है और बताना इतना आसान भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये हालात जिस तरह के हैं, पहले भारत सरकार अपनी इस पर रणनीति तय करेगी और उसके बाद सबसे पहले संसद, क्योंकि इस समय चल रही है, तो जब संसद चल रही होती है तो कुछ भी स्थिति अगर कुछ बनती है तो सबसे पहले संसद को जानने का अधिकार होता है। तो संभव है कि अगर ज़रूरत पड़े तो भारत सरकार संसद में सूचित करे तमाम हालात के बारे में और फिर आगे की जानकारी जो है वो पता चल सके कि आखिर अब इस मामले में क्या हो रहा है। फिलहाल जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसे दूसरे जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी यहाँ पर जमे हुए हैं, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि शेख हसीना का जो विमान यहाँ पर आया था वो अभी यहीं पर खड़ा हुआ है। जी उमाशंकर, 35 दिन में कोई सरकार गिर जाती है, ऐसा क्या हुआ इन 35 दिनों में बांग्लादेश में जो इस तरीके के हालात हो गए कि प्रधानमंत्री को एक तरह से देश निकाला उनका हो गया? जी देखिए, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ वो हिंसा में तब्दील हुई और हिंसा बढ़ते बढ़ते इस कदर हो गई कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद, देश सब छोड़ना पड़ा। तो ये आखिरकार जो आरक्षण को लेकर जो प्रदर्शन शुरू हुआ, आखिरकार वो क्यों हुआ? तो आरक्षण जो है वहाँ पर 30% आरक्षण, जो मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिजनों को आरक्षण देने की एक व्यवस्था जो है वो की गई थी, जो कि 30% थी। अब जो है वहां पे जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से काम की कमी है वहां पर, उसके बाद जो है इस आरक्षण को लेकर, खासतौर पे इस 30% आरक्षण को लेकर
आंदोलन जो है वो शुरू हुआ और इसको खत्म करने की जो मांग है वो की गई। जब शुरुआत में आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने, शेख हसीना की सरकार ने काफ़ी सख्ती के साथ इसको निपटने की कोशिश की, काफ़ी गोलीबारी हुई, दर्जनों की तादाद में जो छात्र हैं उनकी जान गई, आम लोगों की भी जान गई और हिंसा जो है इस कदर बढ़ती गई। शेख हसीना को शायद ये लगा था कि वो सख्ती दिखाकर और सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को दबा देगी, लेकिन वो हुआ नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ पर जो 56% कुल मिलाकर जो आरक्षण था, जिसमें 30% मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं उनके परिजनों के लिए, इसके अलावा 10% महिलाओं के लिए, 10% जो है वो पिछड़े जिलों के लिए, इसके अलावा जो 1% है वो विकलांगों के लिए। तो इस तरह से 56% का जो आरक्षण का जो कोटा था, उसमें 30% का आरक्षण का कोटा मुक्ति संग्राम के परिजनों के लिए था और जिसको लेकर आंदोलनकारियों ने आरोप लगाना शुरू किया कि ये जो आरक्षण है, इसका इस्तेमाल अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको नौकरी देने के लिए किया जा रहा है। एक तरह से राजनीतिक पक्षपात किया जा रहा है और जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो इसके लिए अपना जो योग्यता रखते हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब शुरुआत में क्योंकि सख्ती के साथ उनको इस आंदोलन को निपटने की कोशिश की गई, तो जो हिंसा है वो बढ़ती गई और न सिर्फ छात्र की इसमें शामिल रहे, बल्कि ऑपोजिशन पार्टी, बीएनपी जैसी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इसमें शामिल होते गए क्योंकि 15 साल से शेख हसीना का वहाँ पे राज था और उस दौरान जो है किसी भी तरह के प्रदर्शन को की इजाज़त नहीं थी, सख्ती से निपटा जाता था। तो एक वेंट आउट मिला और इसमें अलग-अलग तत्व जो हैं वो जुड़ते चले गए। ये भी जानकारी आई कि आईएसआई जैसे जो एजेंसी वहाँ पे काम करती है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उन्होंने भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और ये भी जानकारी आई कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी सीआईए है, उनकी तरफ से भी इसको फ्यूल किया गया। इस तरह की रिपोर्ट जो है पहले से मीडिया में आती रही। तो ये सब जो फैक्टर है वो मिलकर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ आंदोलन कुछ शांत तो हुआ, लेकिन शनिवार को जिस तरीके से कॉल दी गई कि 6 तारीख को ढाका में जो एक मार्च करना है, लेकिन उसको 5 अगस्त को कर दिया गया और इस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदला कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। उनको गण भवन, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है, वो छोड़ने से पहले एक संबोधन राष्ट्र के नाम वो रिकॉर्ड करना चाहती थी, उसका भी मौका उनको नहीं मिला और 45 मिनट का अल्टीमेटम सेना की तरफ से उनको दिया गया और उन्होंने उसके बाद देश छोड़ दिया। साथ में उनकी बहन भी आई। तो इस तरीके से ये जो घटनाक्रम है आगे बढ़ा और अब स्थिति ये है कि शेख हसीना का आगे का भविष्य क्या होगा ये उनको भी पता नहीं। बिल्कुल कादम्बिनी, अगर हम बात करें कि जिस देश में इस तरीके के हालात बनते हैं, अफगानिस्तान की बात करें, बेशक वहाँ पर हालात अलग थे, सिचुएशन अलग थी, लेकिन स्थिरता आने में कितना वक्त लग जाता है ऐसे हालात के बाद? देखिए, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि इतने दिन में स्थिरता आ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की लीडरशिप जो है, जिसने भी टेक ओवर किया है, वो किस तरह से इसको हैंडल करता है। कल हमने देखा कि बांग्लादेश की जो आर्मी है, उसके चीफ वहां पर जनता के सामने आए। उन्होंने सबसे पहले जो वेटरन्स थे, यानी कि जो रिटायर्ड आर्मी जनरल थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक अंदाजा लग गया कि ये किस दिशा में जा रहा है सब कुछ। उन्होंने ये कहा कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिक सोल्यूशन होना चाहिए। आर्मी को इस बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाए। तो उसके बाद हमने ये देखा कि शेख हसीना वहां से निकल गई। ये खबर आई कि उनको आर्मी ने वहां पर महज 45 मिनट दिए। वो सामान अपना पैक करना चाहती थी, ऐसी खबरें वहां से आई हैं। सामान पैक करना चाहती थी, एक देश के नाम संदेश रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उनको कहा गया कि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है और किसी भी वक्त भीड़ जो है वो उनके सरकारी निवास में घुस सकती है। उनको फौरन अफरा तफरी में उनको ले जाया गया एक ऐसे एयरबेस पर जहां पर जो प्री इंडिपेंडेंस एयरबेस है, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है, आर्मी के अंडर में वो आता है। वहां पे लोग बहुत कम थे, वहां पे आर्मी पर्सनल बहुत कम थे। उनको उस हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और वो और उनकी बहन उसी वक्त उन्होंने देश छोड़ दिया। उसके कुछ ही देर बाद एक खबर आई कि 2 बजे बांग्लादेश के वक्त के हिसाब से आर्मी चीफ वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलता गया, चलते चलते वो फाइनली शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मिलिट्री ने साफ तौर पर ये अनाउंस किया कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने लोगों से अपील की कि अब उनको हिंसा छोड़नी चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए और अब शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन तब भी ये नहीं हुआ। हमने वहां से जो तस्वीरें आई वो हमने देखी, किस तरह से लोग सड़कों पर तब भी तोड़फोड़ करते नजर आए, कुछ लोग जश्न मनाते नजर आए, कुछ लोग सरकारी निवास में घुसे वहां से सामान उठाकर ले जाते हुए नजर आए।
तो ये जो पूरा सिलसिला चला, उसके बाद रात में वहाँ के जो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला कि उनकी एक बैठक हुई है। इस बैठक में तीनों सर्विसेज के चीफ उनके साथ मौजूद थे, बीएनपी के नेता उनके साथ मौजूद थे, जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन की पार्टी है, खालिदा जिया की पार्टी है। जमाते इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद थे और वहां पे बताया गया कि सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है कि खालिदा जिया को फौरन जेल से छोड़ा जाएगा। जिन छात्रों को वायलेंस के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जेल में रखा गया है, और इनकी संख्या काफी ज्यादा बड़ी है क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट वहां पर किए गए थे लोग, कई 100 लोग वहां पर अरेस्ट किए गए थे, तो उनको सबको फौरन छोड़ा जाएगा। एक और अनाउंसमेंट मिलिट्री ने किया कि सुबह से सब कुछ खुल जाएगा, यानी आप स्थिति जो है वो सामान्य करें, ये सीधा सीधा संदेश लोगों के लिए दिया गया और ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश की गई। अब ऐसे में अभी हमको ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आज वहां पर सड़कों पर क्या स्थिति होती है, क्या लोग वापस अपने काम पर, अपने स्कूल, कॉलेज या फिर जो फैक्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, दफ्तर हैं, क्या वहां वापस काम करने जाते हैं, क्या सड़कें जो है वहां पर प्रोटेस्टर्स अब नजर नहीं आएंगे। तो ये अभी कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। जी। अगर नहीं हो पाता है तो हम देखेंगे कि मिलिट्री क्या एक्शन लेती है। वो मिलिट्री जो कल सारा कुछ जो उत्पात हो रहा था उसको शांति से खड़ी होकर देख रही थी, कोई एक्शन नहीं लिया था, और ये भी कहा जा रहा था कि ये मिलिट्री की शह से हो रहा है। जी बिल्कुल। और शरद भी हैं हमारे साथ, एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, साथ ही पल्लव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ क्या हलचल आप देख रहे हैं? आप देखिए यार, जो मैं इस समय पालम एयरपोर्ट के बाहर हूँ और यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है। हर आने जाने वालों की जो है निगरानी की जा रही है और अब तक जो खबर मिली है कि अभी तक शेख हसीना यहाँ नहीं पहुँची हैं। जो जानकारी यहाँ के सूत्र हमको बता रहे हैं कि अभी और थोड़ा समय है उनको यहाँ आने में, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है आरजू उसको बहुत टाइट कर दिया गया है। लोगों की चेकिंग बहुत हो रही है। एयरपोर्ट के बाहर जो है हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है आरजू। जी बिल्कुल। और शरद के पास चलते हैं। शरद, जब कल शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर पहुंची, उनके साथ टीम में कितने लोग हैं, माइग्रेशन टीम के कितने लोग हैं? देखिए, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, नहीं दी गई है, बल्कि इमिग्रेशन की टीम यहाँ ज़रूर आई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहाँ पर आए थे। ये वो जानकारी है जो हमें मिल पाई। यहाँ एयरबेस से ये कोई जानकारी नहीं दी गई क्योंकि यहाँ पर मीडिया मौजूद था, इसलिए इस बात का पता चल गया। ये सीक्रेसी इसलिए भी रखी जा रही है क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है। एक देश की प्रमुख जो हैं उनको भागकर दूसरे देश में आना पड़ा है और कहा जा रहा है कि एक तीसरे देश में जाके उनको शरण लेनी है। तो पहली बात तो जिस देश की पूर्व प्रधानमंत्री आई हैं वो एक मित्र राष्ट्र है, लेकिन हालात वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ के बारे में भारत सरकार ने अभी आगे की रणनीति तय नहीं की है कि इसके बारे में हमें क्या आगे रुख इख्तियार करना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है कि एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री आई है जहां पर बहुत ही उग्र प्रदर्शन हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कुछ मीडिया के साथ अभी शेयर नहीं किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि इस समय संसद चल रही है, कुछ भी अगर सूचित करना है या कुछ भी जानकारी देनी है तो पहले संसद में रखी जाएगी। उससे पहले अगर औपचारिक रूप से कुछ बताया जाता है तो वो विशेषाधिकार का हनन हो जाता है। तो इस वजह से भी अभी भारत सरकार जो मंत्री हैं, ये बताया गया कि जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में मुलाकात की और विदेश मंत्री की तरफ से भी ये बताया गया कि अगर ज़रूरी होगा और ये समझा जाएगा तो विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया जाएगा। अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अभी तक यहाँ पर सिर्फ यही पता है, सुबह से कोई खास यहाँ पर गतिविधि भी नज़र नहीं आ रही है, जिससे ऐसा लगता है कि संभव है कि शेख हसीना खुद यहाँ पर मौजूद ना हो, लेकिन उनका विमान यहाँ ज़रूर बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिससे इस बात की तस्दीक हो रही है कि अभी वो कहीं गई नहीं है, यहीं पर हैं। तो इंतज़ार हो रहा है कुछ आगे का डेवलपमेंट हो। संभव है कि जिस देश में जाना है वहाँ पर से अभी क्लियरेंस नहीं मिल पाई हो। ये भी संभव है, चर्चा चल रही है कि क्या अगर यूके असाइलम नहीं देगा तो क्या भारत में उनको असाइलम मिलना ज़्यादा उनके लिए मुफीद होगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, मित्र राष्ट्र है और आगे की राजनीति के लिहाज से भी यहाँ रहना ठीक होगा। लेकिन क्या भारत इसकी मंजूरी देगा? ये सब भारत सरकार के सामने भी सवाल हैं और शेख हसीना के सामने भी सवाल हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। भारत सरकार भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में देख रही है कि आगे क्या हो रहा है।
तो इस बारे में जैसे ही जानकारी आएगी तभी आगे पता चल पाएगा कि क्या होने जा रहा है। तो शरद ने बताया कि हिंडन एयरबेस पे तो खास हलचल नहीं है, लेकिन पालन एयरपोर्ट से जानते हैं, पल्लव हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लव, वहां पर आप कोई हलचल देख पा रहे हैं? सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई हो? आप देखिए आजू जैसा शरद भी बता रहे थे कि देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए यहाँ पर कोई बहुत जानकारी मीडिया को नहीं दी जा रही है। जो चीज़ें हैं गुप्त रखी जा रही हैं क्योंकि बहुत गंभीर मसला है। जो जानकारी अब तक हमको मिल पाई है कि अभी तक शेख हसीना का न कोई यहाँ पे न प्लेन आया है, न शेख हसीना अभी तक आई हैं। बस सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया गया है। हर आने जाने वाले से पूछताछ हो रही है और हैवी डिप्लॉयमेंट है। ये गंभीर मसला है, इसलिए कोई भी सूचना नहीं लीक की जा रही है। और शरद ने जैसा बताया, यहाँ तमाम तरह की जो कोशिश है वो चल रही है। भारत सरकार भी इस पर खुल के बोल नहीं रही। कल विदेश मंत्री की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, कल नेता प्रतिपक्ष हैं जो राहुल गांधी, उनकी भी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। तो तमाम डेवलपमेंट पे जो है बहुत गुप्त रखा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि शेख हसीना को एकदम सेफ एंड सिक्योर तरीके से रखा जाए और बहुत जानकारी निकल कर अभी तक आरजू बाहर नहीं आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका पल्लव, उमाशंकर कादम्बिनी और शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल शेख हसीना अभी भारत में ही हैं और खबर ये मिल रही है कि वो लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं।